हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 20वां है। अगर इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, समीचीनम विकल्पम नास्ति। एक तरफ वर्ण दिया गया है, एक तरफ उच्चारण स्थान दिया गया है, यानी इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है वह वाला हमें चुनना है। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ऑप्शन ए है ली, जिसका उच्चारण स्थान है दंत। औ है जिसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ए है जिसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। अंगा है जिसका उच्चारण स्थान है नासिका। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा गलत है? ऑप्शन बी। और जो है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ नहीं है। क्या है इसका उच्चारण स्थान? कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ है, ध्यान रखिएगा। ओ दौतो कंठोष्ठम इसका सूत्र है। औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। और दंतोष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? वा का उच्चारण स्थान है। वकारस्य दंतोष्ठम, ध्यान रखिएगा। दंतोष्ठ जो है वो वा का उच्चारण स्थान है। औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। बाकी ली का उच्चारण स्थान दंत है और अंगा का उच्चारण स्थान नासिका है। यम गणना नाम नासिका। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोदत्तेषु अघोषाल्प प्राणाः वर्तते। अधोलिखित में से अघोष अल्प प्राण है कौन सा? ख है, फ है, च है या ता है? बताइए इनमें से कौन सा है जो अघोष भी है और अल्प प्राण भी है? अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अघोष में आएगा वर्ग का पहला और दूसरा। अल्प प्राण में कौन आएगा? अल्प प्राण में कौन से वर्ण आएंगे? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पर जो दोनों समान हो वही हमारा आंसर होगा, यानी हमें पहला ढूंढना है। तो इनमें से पहला कौन सा है? दो हैं पहले। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर छा लिखना था लेकिन चा ही हो गया। चलिए कोई नहीं। तो ये दोनों सही आंसर होंगे, यानी इसका सही आंसर है सी और डी। चा भी है अघोष और अल्प प्राण भी है। ता भी है अघोष और अल्प प्राण भी है। ध्यान रखिएगा, अघोष वर्ण वे होते हैं वर्ग के पहले और दूसरे को अघोष कहा जाता है। बाकी तीसरे, चौथे, पांचवे को घोष कहा जाता है। अल्प प्राण में कौन कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा। और महाप्राण में दूसरा, चौथा। तो सभी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो गया है, सी और डी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति। समास की व्याकरण सम्मत परिभाषा है। पदमेलनम समासः, समसनम समासः, संक्षिप्तीकरणम समासः, शब्दमेलनम समासः। बताइए समास की व्याकरण सम्मत परिभाषा क्या है? तो क्या है? समसनम समासः। ये है व्याकरण सम्मत समास की परिभाषा। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु प्लस आज्ञा पदस्य संधि युक्त शब्दा का, यानी इसके लिए संधि युक्त शब्द कौन सा होगा? गुराज्ञा, गुरुआज्ञा, गुरुआज्ञा या गुराज्ञा। बताइए कौन सा इसके लिए सही संधि युक्त शब्द होगा? तो कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। इसमें संधि कौन सी है? यण संधि है। ध्यान रखिएगा, संधि भी आपसे पूछी जा सकती है। यण संधि है। तो यहाँ पर बनता कैसे है? देखिए, गुरु प्लस आज्ञा, इसका हमने रा ले लिया तो इसमें से ऊ निकाल लिया, रा आधा हो गया। फिर उसके बाद आ, ऊ और आ मिलाकर क्या बनेगा? वा बनेगा ना। तो अब कैसे लिखा जाएगा? गुर, रा जो है वह आधा रहेगा और वा लगाकर
गुरुवाग्या लिखा जाएगा। इसे शुद्ध में कैसे लिखेंगे, रा आधा है तो इसे हम वापर लगा देंगे, फिर बन जाएगा गुरुवाग्या। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिखारी राजा से वस्त्र मांगता है, संस्कृतो अनुवादो अस्ति। भिखारी राजा से वस्त्र मांगता है, इसका संस्कृत अनुवाद है। भिक्षुकाः राजानं वस्त्राणि याचते, भिक्षुकाः राज्ञं वस्त्राणि याचते, भिक्षुकाः राज्ञां वस्त्राणि याचते, भिक्षुकाः राज्ञा वस्त्राणि याचते। बताइए इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो इसका सही संस्कृत अनुवाद होगा ऑप्शन ए वाला। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का अकथितम च सूत्र लगा है। कौन सा सूत्र लगा है, अकथितम च सूत्र लगा है। इसके अंतर्गत जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं उनमें क्या द्वितीय विभक्ति होगी। कौन कौन सी 16 द्विकर्मक धातुएं हैं एक बार समझिए। दू याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ जी ब्रू शास जी मथ मुश नी ही किश वह। कौन कौन सी है, दू याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ जी ब्रू शास जी मथ मुश नी हिरी किश वह। तो इसमें याच आ गई ना, याच ही यहाँ पर हमारी धातु है। तो इसी के अनुसार यहाँ पर अकथितम च सूत्र प्रयोग हुआ है द्वितीय विभक्ति का। यहाँ पर राजा एक कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है, और वस्त्र भी एक कर्म है तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्नाभावे इत्यत्र समासो वर्तते। अन्नाभावे यहाँ पर समास है। तृतीया तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। बताइए यहाँ पर कौन सा समास है। तो यहाँ पर समास है षष्ठी तत्पुरुष। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका समास विग्रह होगा अन्यस्य, अन्यस्य अभावे। क्या होगा, अन्यस्य अभावे। इसका समास विग्रह होगा अन्नाभावे। षष्ठी तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापकः अत्याचारः साध्वादेशः पित्राज्ञा इत्यत्र संधि केन सूत्रेण कृतः। यहाँ पर संधि किस सूत्र से की गई है। आकाश वर्णे दीर्घा से, इको यड़चि से, एचो एवा यावा से, या स्वरादि रे ऋणों से हुई है। बताइए किससे हुई है यहाँ पर संधि। तो किससे हुई है, इको यड़चि से हुई है। यानी ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। किस संधि के उदाहरण हैं, यण संधि के। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अध्यापका का संधि विच्छेद क्या होगा, अधि, अधि प्लस आपका मिलाकर बना है अध्यापका। अत्याचार का क्या होगा, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार मिलाकर बना है अत्याचार। साध्वादेशा का क्या होगा, साधु, साधु प्लस आदेशः, साधु प्लस आदेशः मिलाकर साध्वादेशा बना है। पित्राज्ञा का क्या होगा, पितृ, पितृ प्लस आज्ञा मिलाकर बना है पित्राज्ञा। तो सभी का संधि विच्छेद भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है, यण संधि होगी। इसका सूत्र है इको यणचि। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थान बोधकः अव्ययः अस्ति। स्थान बोधक अव्यय है। कुत्र, कति, कदा, कियत। बताइए इनमें से कौन सा अव्यय स्थान बोधक है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए कुत्र जो है ये स्थान बोधक अव्यय है। कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ, कहाँ। कति का अर्थ क्या होता है, कितने, कितने। तो ये कौन सा अव्यय हो गया, ये संख्या बता रहा है, संख्या बोधक अव्यय हो गया। कदा का अर्थ क्या होता है, कब, कब। तो ये क्या है, समय बता रहा है, समय बोधक अव्यय हो गया। कियत का अर्थ क्या होता है, कितना, कितना। तो ये क्या है, ये माप बता रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समीचीनम विकल्पम नास्ति। इनमें से कौन सा है जो विकल्प सही नहीं है। कृष्णा सर्पः कर्मधारय समास है। कर्पूर गौरः कर्मधारय समास है। पीताम्बरम कर्मधारय समास है।
या सर्वे समीचीनाः सन्ति, या सभी सही हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं। कृष्णा सर्पा में भी कर्मधारय समास है, कर्पूर गौरा में भी कर्मधारय समास है, पीताम्बरम में भी कर्मधारय समास है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण सर्पा का समास विग्रह क्या होगा? कृष्णाः सर्पा। क्या होगा? कृष्णाः सर्पा, ध्यान रखिएगा। कर्पूर गौरा का समास विग्रह क्या होगा? कर्पूर इव गौरः। क्या होगा? कर्पूर इव गौरः। पीताम्बरम का क्या होगा? पीतम च तत् अम्बरम। पीतम च तत् अम्बरम, यह है इसका समास विग्रह, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि तीनों विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर हमसे सही नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ममता पदे प्रत्यय अस्ति। ममता पद में प्रत्यय है। अड़ तल ढक मतुप। बताइए ममता पद में कौन सा प्रत्यय है? तो तल प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ममत पद में तल प्रत्यय लगाने से ममता पद बना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चिराय इति कीदृशं पदम। चिराय यह कैसा पद है? स्त्रीलिंग है, अव्यय है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है? बताइए यह पद कैसा है? तो अव्यय है। चिराय पद अव्यय है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसका अर्थ है लंबे समय के लिए। अर्थ इसका क्या है? लंबे समय के लिए, यानी दीर्घकाल, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थान अस्माकं गृहे यज्ञं भविष्यति। उपर्युक्त वाक्य उचित अव्ययम स्थापयतु। हमारे घर में यज्ञ होगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा उचित अव्यय होगा? है होगा, पर है होगा, सहसा होगा या श्वा होगा? बताइए यहाँ पर सही अव्यय कौन सा होगा? तो यहाँ पर सही अव्यय होगा स्वा। ऑप्शन डी सही आंसर है। स्वा का अर्थ क्या है? आने वाला कल। आने वाला कल, कल। तो यहाँ पर भविष्य बताया जा रहा है ना कि हमारे घर में यज्ञ होगा। कब होगा? कल होगा। आने वाले कल में हमारे घर में यज्ञ होगा, ध्यान रखिएगा। सहसा का होगा अचानक। क्या होगा? अचानक होगा। पर है का होगा बीता हुआ परसों। क्या होगा? बीता हुआ परसों। परसों जो बीत गया है, ध्यान रखिएगा, बीता हुआ परसों। है का क्या होगा? बीता हुआ कल। है का क्या होगा? बीता हुआ कल। कल यानी जो बीत गया है का होगा, ध्यान रखिएगा सभी को। अर्थ अगर आपको पता रहेगा तो पहचानने में आसानी रहेगी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। मातृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति। मातृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप है। मात्राम, मातुः, मातृणाम या मातृणाम। बताइए मातृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी है, ध्यान रखिएगा। मातृणाम कैसे लिखा जाता है? जो री रहेगी वह दो रहेगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक री वाला भी दिया गया है, लेकिन यह नहीं होगा। ऑप्शन डी सही होगा। षष्ठी बहुवचन में मातृणाम इस तरह लिखा जाएगा। मातु जो है यह षष्ठी एक वचन में बनेगा। षष्ठी में भी बनता है और पंचमी में भी बनता है। दोनों के एक वचन में मातुः बनता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अधोदत्तेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति। अधोलिखित में से शुद्ध वाक्य है। भवान नित्यम रामायणम पठे। भवान नित्यम रामायणम पठेयुः। भवान नित्यम रामायणम पठेत। भवान नित्यम रामायणम पठेत। यानी यहाँ पर हमें सिर्फ धातु रूप पहचानना है, कौन सा शुद्ध होगा? बताइए। तो शुद्ध है ऑप्शन डी। भवान जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन है। कौन सा है? प्रथम पुरुष एक वचन है। तो धातु भी जो होगी वह भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो यही वाला है प्रथम पुरुष एक वचन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थान जायन्ते मित्राणि रिप्वस्तथा। रिक्त स्थानं पूरयित्वा सूक्तिं संयोजयत।
सूक्ति को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। धनेन, ज्ञानेन, व्यवहारेण, भाग्येन। बताइए यहाँ पर सही शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर सही शब्द होगा व्यवहारेण। ऑप्शन सी सही आंसर है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा, यानी व्यवहार से ही मित्र और शत्रु उत्पन्न होते हैं। यानी आपका जैसा व्यवहार रहेगा उसी तरह से आप मित्र बना पाएंगे। अगर अच्छा व्यवहार है, नहीं अच्छा व्यवहार है तो आप मित्र नहीं बना पाएंगे, वो आपके शत्रु बन जाएंगे। इस तरह ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अन्वेष्टव्यो यदसि भुवने लोकनाथ शरण्यः इत्यत्र किम छन्दः। यहाँ पर कौन सा छंद है। मंदाक्रांता छंद, वसंत तिलका छंद, शिखरणी छंद या हरिणी छंद। बताइए यहाँ पर कौन सा छंद है। तो यहाँ पर छंद है मंदाक्रांता। ऑप्शन ए सही आंसर है। मंदाक्रांता में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। यहाँ पर 17 वर्ण एक चरण में है, गिन लीजिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुनासिक वर्णा भवन्ति। अनुनासिक वर्ण होते हैं। वर्गाणाम द्वितीया वर्णाः, वर्गाणाम चतुर्थ वर्णाः, वर्गाणाम पंचम वर्णाः या वर्गाणाम तृतीय वर्णाः। बताइए अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। तो अनुनासिक वर्ण होते हैं वर्गाणाम पंचम वर्णाः। ऑप्शन सी सही आंसर है। वर्गों का 5वां अक्षर जो है वह अनुनासिक वर्ण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बालाः उच्चैः क्रन्दति अस्य वाच्य परिवर्तनम अस्ति। इसका वाच्य परिवर्तन है। बालेन उच्चैः क्रन्दते, बालेन उच्चैः क्रन्दते, बालया उच्चैः क्रन्दते, बाले उच्चैः क्रन्दते। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए बालेन उच्चैः क्रियते। बाला का तृतीया में हो जाएगा बालेन। उच्चैः जो है ये अव्यय है तो ये ऐसे ही रहेगा, अव्यय है तो ये ऐसे ही रहेगा। और क्रंदति जो क्या है ये अकर्मक धातु है, तो ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है, ध्यान रखिएगा। यानी रोना जो है वह अकर्मक धातु है तो यहाँ पर यह भाववाच्य है। तो क्रिया जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी, क्रंदते बनेगा। बालेन उच्चैः क्रंदते। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। दधि शब्दस्य प्रथमा द्विवचन रूपम अस्ति। दधि शब्द का प्रथमा द्विवचन रूप है दधि, दधिनी, दधनी या दधीनी। बताइए दधि शब्द का प्रथमा द्विवचन में रूप क्या होगा। दधि शब्द जो है नपुंसक लिंग है, इसका लिंग भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका रूप कैसे चलता है, दधि, दधिनी, दधनी, दधीनी, दधीनी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रथमा द्विवचन, तो क्या बनेगा, दधनी बनेगा। धा जो है वह छोटा रहेगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नपुंसक लिंग है तो प्रथमा में भी ऐसे रहेगा और द्वितीया में भी ऐसे रहेगा, क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया सेम रूप चलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। लता शब्दस्य द्वितीया द्विवचनम रूपम अस्ति। लता शब्द का द्वितीया द्विवचन में रूप है लताभ्याम, लते, लता, लतयो। बताइए लता शब्द का द्वितीया द्विवचन में रूप कौन सा होगा, तो लते होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका रूप कैसे चलता है, लता, लता, लते, लता। ये तो हो गया प्रथमा में। द्वितीया में लताम, लते, फिर द्वितीया में द्विवचन में भी रहेगा और द्वितीय बहुवचन में लता ही रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। हमसे द्वितीय द्विवचन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कविता शिक्षणे प्रारंभिक कक्षासु उत्तम विधिरस्ति। कविता शिक्षण में प्रारंभिक कक्षा में उत्तम विधि है गीत नाट्य विधि, दंडान्वय विधि, भाषानुवाद विधि या व्याख्या विधि। ये चारों विधियां जो है पद्य शिक्षण की विधियां हैं। किसकी विधियां हैं, पद्य शिक्षण की विधियां हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कविता शिक्षण में प्रारंभिक कक्षा में उत्तम विधि कौन सी है, गीत नाट्य विधि है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। व्याकरणस्य पाठयोजनायां महत्वं दीयते। व्याकरण का पाठ योजना का महत्व दिया जाता है। अनुकरण वाचन में, आदर्श वाचन में, अभिनय में, अभ्यास प्रयोग में। बताइए, व्याकरण का पाठ योजना का महत्व दिया जाता है अभ्यास प्रयोग में। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। यानी व्याकरण जो है वह अभ्यास से ही आएगी, ना कि अनुकरण वाचन से आएगी, ना आदर्श वाचन से आएगी और ना अभिनय से आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि व्याकरण अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा अभ्यास करिए। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमो अस्ति। विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है अभिव्यक्ति, शैली, कौशलम, भाषा। बताइए, विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम क्या है? तो भाषा है। ऑप्शन डी सही आंसर है। जितनी अच्छी आपकी भाषा होगी उतना अच्छा संप्रेषण प्रभावी हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आश्रमेषु गुरुकुलेषु मठेषु च प्रचलितो विधि का। आश्रमों में, गुरुकुलों में और मठों में प्रचलित विधि कौन सी थी? पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्या विधि, मूल्यांकन विधि या पाठशाला विधि? बताइए, आश्रमों में, गुरुकुलों में और मठों में कौन सी विधि प्रचलित थी? तो पाठशाला विधि। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमूर्तीकरणम इति कस्य विधे सोपानम अस्ति। अमूर्तीकरण यह किस विधि का सोपान है? मूल्यांकन विधि का, पाठशाला विधि का, हर्बटीय पंचपदी का या प्रत्यक्ष विधि का? बताइए, अमूर्तीकरण यह किसका सोपान है? तो हर्बटीय पंचपदी पद्धति का सोपान है। ऑप्शन सी सही आंसर है। यह हर्बटीय पंचपदी पद्धति का तीसरा सोपान है। जो तुलना वाला है ना तीसरा सोपान, वही है अमूर्तीकरण, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण विधिषु ऐसा विधि न परिगण्यते। व्याकरण शिक्षण विधियों में यह विधि नहीं गिनी जाती है। अभिनय विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। बताइए, व्याकरण शिक्षण की विधियों में इनमें से कौन सी विधि नहीं गिनी जाती है? तो अभिनय विधि। ऑप्शन ए सही आंसर है। अभिनय विधि नाटक शिक्षण की विधि है। अभिनय विधि किसकी विधि है? नाटक शिक्षण की, यह व्याकरण शिक्षण की नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियरः कस्य आयोगस्य अध्यक्षा आसीत्। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस आयोग के अध्यक्ष थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के, भारतीय शिक्षा आयोग के, विश्वविद्यालय आयोग के या कोठारी आयोग के? बताइए, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसीलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसीलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। यह कब आया था? 1952 में आया था। कब आया था मुदालियर आयोग? 1952 में, जिसका दूसरा नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। और विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? 1902 में। कब आया था? 1902 में आया था। कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में आया था। तो सभी को ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भावाभिव्यक्ते सर्वोत्तम साधनम विद्यते। भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है व्याकरण, सूत्र, भाषा या श्लोक। बताइए, भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो भाषा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण शिक्षणस्य कृते सर्वाधिकं महत्वपूर्णा पद्धतिरस्ति। उच्चारण शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति है अभ्यास पद्धति, संशोधन पद्धति, अनुकरण पद्धति या वाक्य संशोधन पद्धति। बताइए, उच्चारण शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है? तो कौन सी है? अभ्यास पद्धति। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही उच्चारण आपका सही होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
श्रुत लेखनस्य सोपानमस्ति, श्रुत लेखन का सोपान है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, गृह कार्य या ये सभी। बताइए श्रुत लेखन के सोपान क्या हैं? तो क्या है? ये सभी है श्रुत लेखन के सोपान। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रस्तावना भी है, प्रस्तुतिकरण भी है और गृह कार्य भी है। ये सब श्रुत लेखन के सोपान हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हरिः रम्यः इत्यस्य संधि पदमस्ति। इसका संधि पद इनमें से कौन सा होगा? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।